नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर कि हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न जितने बनते हैं और परीक्षाओं में आ चुके हैं, भूतपूर्व में जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उसमें ये प्रश्न आ चुके हैं। जैसे यूपी टीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, या आपका नवोदय विद्यालय हो, या केवीएस हो, या दिल्ली हो, DSSB, तो उन समस्त परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का ये संग्रह है। इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बहुत ही हेल्पफुल होगा वीडियो विद्यार्थियों। तो आप ध्यान से प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अब हम, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर किसी सुधार की आवश्यकता है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या मिश्र बंधु ने? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा आपका। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दे रखी है विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा वो है, सामग्री है ये, जिसे आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि ये यहाँ से है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तबार दला लिटरेचर एन दुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार, तो यहाँ पे देखो आप, ये प्रश्न बनते हैं किस तरह किया, वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग, ये भी यूपी टीजीटी या पीजीटी में प्रथम या द्वितीय भाग पूछा था। इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में। तो ये प्रश्न अभी आया था, जो यूपी टीजीटी पीजीटी जो हुई थी कोरोना काल के समथिंग 2023 का, या 2021-22 में हुई थी, 22 में हुई थी शायद, वो 22 में बना था इससे प्रश्न। अच्छा, और देखिए, और इसके बारे में दे रखा है, जैसे यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य और हैं इसके। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार, तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो ये आपके पहले प्रश्न का आंसर है। अब दूसरा देखेंगे। अब व्याख्या आपको एक में मिलेगी, और जो परीक्षाओं में किस किस परीक्षाओं में ये आया है, तो आपको यहाँ पे डेटें मिल जाएंगी सबकी, कब आया है, किस समय पे आया है, तो आप देख लेना। दूसरा प्रश्न है ये, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गारसा दत्तासी ने, ग्रियर्सन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आज की वीडियो में लगभग हम इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं सारा पार्ट कवर करेंगे विद्यार्थियों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप घबराइए नहीं, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। तो प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न 3 है ये, ये वाला, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो यहाँ पे देखो, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, या जर्मनी है, या उर्दू है? तो आपका फ्रेंच भाषा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन हमें पहले ही मिल गया है। चौथा देखेंगे, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। देखो, फिर वही प्रश्न आया है, रिपीट हुआ है टीजीटी में, तो फ्रेंच भाषा में है इसका भी आंसर। ये आप देख सकते हो, सी वाला है। पांचवा देखेंगे। पांचवा आपका प्रश्न है ये, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे?
तो देखो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, तो ऑप्शन ए अंग्रेजी दे रखा है, बी आपका फ्रांसीसी, सी आपका स्पेनिश और डी आपका जर्मन। तो ये फ्रांसीसी सही है, क्योंकि फ्रेंच भाषा थी तो फ्रांस में बोली जाती है। तो एनबीएस में नवोदय विद्यालय में ये 2019 में आया है। और अब छठवां क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है। तो प्रथम लेखक का नाम क्या है, आप ऑप्शन देख रहे हैं। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल हैं, गारसात तासी हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, या मिश्र बंधु हैं। तो इसका भी राइट आंसर बी ही होगा, और ये उत्तर प्रदेश पीजीटी में आया है। और ये देखो क्वेश्चन 7वां है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। काल क्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो देखो, आप जो अभी तक पढ़ रहे थे वो तो वर्णाक्रमानुसार था, लेकिन काल क्रमानुसार आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का था। तो इसका देखेंगे, शिव सिंह सरोज, और ये शिव सिंह सरोज, इस्तवार, दला लिटरेचर, ए हिंदुस्तानी, तस्किए रासुरा हिंदी, और डी वाला आपका, डी वाला सही है आपका, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आपका डी वाला सही है। अब देखिए आठवां इस्तवार तला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, देखो, गारसात तासी ऑप्शन है, और बी आपका जॉर्ज ग्रियर्सन, और शेक्सपियर, और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका ए सही है, ये तो उन्होंने लिखा था, गारसात तासी ने, जो फ्रेंच भाषा में कई बार आ चुका है प्रश्न। 9वां देखेंगे, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं, कौन हैं। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके, जोशुआ केटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, या कामता प्रसाद गुरु। तो इसका ए वाला ऑप्शन है। आगे के पेज पे आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करना ना भूलें विद्यार्थियों। देखो, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है जो अभी हमने 9वां प्रश्न पढ़ा था, ये वाला। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर डच पुर्तगाल, और देखो ये आ रहा है, डच पुर्तगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, डच भाषा में की गई थी। ये डच भाषा थी। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रज भाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ, और इसी के कारण व्याकरण लेखन में एक नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना, तो ये आप देख रहे होंगे, ये कुछ उनकी रचना थी फिर वाजपेयी जी की। अच्छी हिंदी का नमूना 1948 में, और ब्रज भाषा का प्रथम व्याकरण 1949 में, हिंदी निरुक्त, और ये यहाँ चल रहे हैं हम, हिंदी निरुक्त 1949 में, तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ था, आप ध्यान रखेंगे।
और कहीं कहीं पर देखो मैंने इस बुक को थोड़ा सा गहनता से पढ़ा है, तो इसमें आपको ये कलर्ड भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? देखो, तो शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या जॉर्ज ग्रियर्सन, या मिश्र बंधु। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। जैसे देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। यहाँ से पढ़ रहे हैं हम। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा, जो मूल रूप से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका, ये प्रश्न भी बनता है, भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन है इसमें, जिस किताब से आपको पढ़ाया जा रहा है। ये घटना चक्र की बुक है, उससे आपको कवर कराया जा रहा है। तो आप घटना चक्र तो जानते हैं, एक काफ़ी IAS-PCS लेवल तक की बुक बनती है। और ये तो ये हो गया 11वां क्वेश्चन। देखिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो वही आ गया आपको, हिंदी शब्द सागर आंसर है इसका। तो हिंदी कोविद रत्नमाला ऑप्शन दे रखे हैं, बी माँ हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश सीमा, डी माँ आपका है और धर्मशास्त्र का इतिहास। तो GIC प्रवक्ता 2017 में आया है। तो अभी LT की वैकेंसी शायद UP में आने वाली है, कमिंग अप है। तो आप हिंदी में वैकेंसी भी थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं, तो आप ध्यान दे सकते हैं। बी वाला सही है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका। क्वेश्चन 12 का आंसर देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, देखो ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1917, 1918, 1919 और 1929। विद्यार्थियों, ये मेहनत आपके लिए हो रही है, तो आप भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मैंने अभी ये चैनल नया नया बनाया है, तो आपके कमेंट आएंगे जितना ही, उतना ही मैं इस पर अधिक मेहनत करूँगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बनता है तो लाइक कमेंट करना न भूलें, बिल्कुल न भूलें। 13वां देखेंगे, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो ऑप्शन देखेंगे इसके हम। पहला ऑप्शन है राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपत चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और इधर देखेंगे, या रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। और डी वाला है आपका शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज। तो इसका सी ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। 14वां देखेंगे, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो 1833 पहला ऑप्शन, 1830 और 1836 और 1840। नहीं, इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, इसलिए यहाँ पे स्टार है। तो 1883 था इनका रचना, 1883 था। इस कारण इस की व्याख्या में आपको मिल जाएगा। तो शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें लगभग 838, तो ये आप संख्या ध्यान रखेंगे, लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र है तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। अतः प्रश्न विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है, इस वजह से। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें कि शिव सिंह सेंगर ने जो रचना काल किया था, इसको 1883 था, और लगभग 838 कवियों को इसमें रखा था। लगभग 1000 रख सकते हैं, एक्यूरेट 838 है। और 15वां देखेंगे, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन थे?
तो इसके ऑप्शन देख लीजिए। पादरी, F E K, पादरी एडसन ग्रीव्स, गारसादातासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लो आप। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडसन ग्रीव्स हैं। पादरी F E K द्वारा हिंदी लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ है। और देखो दा है ये यहाँ पे कर दिया कहीं कहीं पे, जो जॉर्ज ग्रियर्सन वाला था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। 16 में देखेंगे विद्यार्थियों। 16वां प्रश्न है, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं, किशोरीलाल वाजपेयी जी ने, किशोरीलाल गुप्त ने किया था, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, या डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। देखो, हिंदी साहित्य से संबंधित इस चैनल पे काफ़ी प्रश्नों की प्रैक्टिस की जाएगी, कराई जाएगी इस पे। तो आप इस चैनल को हिंदी के लिए, तो हिंदी और इंग्लिश इनकी सबकी तैयारी, कुछ टेंस के जो आपको परेशान करते हैं, इस पे वीडियो मिलती हैं। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी इस चैनल के माध्यम से। लगभग 2-3 सब्जेक्टों के इस पे वीडियो आया करेंगे। तो इसका बोधय ये PGT 2002 में आया था, इसका ये ऑप्शन सही है। तो ग्रियर्सन द्वारा रचित ये ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। तो ये उन्होंने किया था इस नाम से। तो इनके महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए आप, और जैसे ये है। तो किशोरीलाल गुप्त जी का जन्म 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति कृति हिंदी साहित्य का इतिहास प्र, हिंदी प्रचारक देखो, ये हिंदी प्रचारक संस्था वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। तो ये आप आंसर याद रखेंगे। अब ये तो पेज हो गया 6वां। 7वां पेज देखो, ये 7वां क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन 17 ये है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? तो किशोरीलाल गुप्त आए हैं, तो आपको पता ही होगा फिर तो किस शीर्षक से किया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और आपका डी वाला ऑप्शन है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट है, ये वाला। तो GIC प्रवक्ता 2012 में आया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस पर भी नज़र रखते चलें अब कहाँ कहाँ आ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उपयुक्त व्याख्या हमको मिल चुकी है। आगे 18वां क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया था? तो उसी का किया था हिंदी। किशोरीलाल गुप्त का नाम आ रहा है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को आप याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता जा रहा है। और ये GIC में ही आया, 12 में आया था, फिर अब की बार फिर रिपीट कर दिया गया है इसको। तो डी वाला ऑप्शन सही है इसका। तो आगे देखिए, देखो फिर उसी से क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान
हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन थे। कई बार आ गया है। कुछ क्वेश्चनों को मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि वो रिपीटेबल हैं। आप स्क्रीन पर, और फिर आपको थोड़ा सा जल्दी लगे तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ओके, 20 बार देखिए। फिर वही क्वेश्चन है, देखो ये 2000 केंद्रीय विद्यालय में आया था। देखो दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में आया, पीजीटी 2015 में आया था। तो 20वां क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक का हिंदुस्तान के लेखक हैं तो कौन है? तो आपको पता चल गया होगा, अब तो गढ़तासी है, ये वाला सही ऑप्शन है। ये सब इनकी रचना अलग अलग है। देखो प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं, लगभग 60 से 70% पेपर रिपीट होता है। जो आप सभी एग्जाम में आयु पूर्व परीक्षाओं को देख लोगे तो प्रश्नों का संग्रह है ये, तो इससे लगभग 70% तो आपकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, 20-30% में कुछ अलग है, कुछ चीज़ों को हम जानते पहचानते हैं, और 10% या 15% पेपर बिल्कुल भिन्न आता है। लेकिन आपका 80-85-90 तक तैयारी हो गई जाएगी तो नंबर आसानी से पड़ जाएगा। इससे नीचे तैयारी पे नहीं पड़ने वाला है। 21वां देखिए, किस काल के किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो काल क्रमानुसार इन्होंने मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। तो इनसे जॉर्ज ग्रियर्सन है वो, तो उनसे कई क्वेश्चन बने हैं। आप आश्रम पद्धति शायद यूपीएससी कराती है, हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश की संस्था है ये, वो कराती है इस एग्जाम को। आश्रम पद्धति से आया है, डी वाला ऑप्शन सही है इसका। तो और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। तो इसकी 1400 ईस्वी तक अंतिम सीमा मानी गई है, जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दे रखा है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका हो गया 21वां। अब 22वां इधर है। 22वां प्रश्न देखिए, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? किसने किया है? तो इसका ऑप्शन मिश्र बंधु दे रखा है, ग्रियर्सन दे रखा है, हरिऔध दे रखा है, श्याम सुंदर दास। तो मिश्र बंधु आपका राइट आंसर। लगभग 5000 कवियों को इन्होंने उसमें अपने साहित्य इतिहास में लिखा है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो ये हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को, जहाँ पे मैंने कलर भी कर रखे हैं इस बुक को, बहुत गहनता के साथ में पढ़ा है मैंने, 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। तो उन्होंने ही, जो मिश्र बंधु हैं, उन्होंने ये काल विभाजन सर्वाधिक, सबसे अधिक। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आगे मिलेगा। ये प्रश्न कई बार आ गया है। 23 वाला देखिए। 23वां है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को, देखो मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये क्वेश्चन आ गया है। तो यूपीटीजीटी 2016 में आया था। तो मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर, अजय रामचंद्र शुक्ल, और इसका ये मिश्र बंधु सही होगा। नीचे भी ये दे रखा है अपना। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम लिखिए। इसमें एक इन मिश्र बंधु विनोद जिन्होंने लिखा था, तो वो तीन थे। तो आप राम बिहारी मिश्र, तो ये ऑप्शन दे रखा है, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। और सी वाला है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो देखो आपको किस तरह भ्रमित करने की कोशिश की गई है। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र। तो इसका बी वाला इसका राइट आंसर है। बी वाला राइट आंसर है इसका, जैसे बी ऑप्शन राइट है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र हैं।
मिस्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 में किया गया, जबकि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। विद्यार्थियों में ब्रश का उपयोग कम कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ही उसमें वीडियो के साथ में पढ़ सकते हो। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन नंबर बोल देता हूँ, तो इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि अभी मेरे हाथों की एक्टिविटी इतनी तेज नहीं हुई है कि मैं ब्रश को बार बार प्रयोग करूँ। हटाने में थोड़ा सा फिर मुझे रुकना पड़ता है, थोड़ा सा मुझे समय लगता है। तो 25वां देखिए, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1934 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1913 में, और सी है 1910 में, और डी आपका 1900 में। तो इसका ए ऑप्शन 1914 1913 आपने पढ़ा ही होगा, तो लेकिन चौथा भाग प्रकाशित की पूछ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, हो जाएगा 1934। व्याख्या हमको मिल चुकी है। 26वां प्रश्न देखेंगे, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो आपको पता है 3 भाग पहले और 1 भाग बाद में आया था, तो 4 भाग में। तो आपके ये क्वेश्चन 26 तक हो गए। ये लगभग 50-60 क्वेश्चन कवर करेंगे हम इस वीडियो में। 27वां देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है और थोड़ा सा टफ भी मैं कह सकता हूँ, पीजीटी में आया है, पर पीजीटी की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है ना। टफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम डीप में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। 27वां प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी, तो ए ऑप्शन है इसका 1890 विक्रम संवत में, 1925 में। बी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन इसका और बड़ा कर लेता हूँ, बी ऑप्शन है संवत 1791 विक्रम संवत 1889 में, और सी है आपका 1890 और संवत 1925 ईस्वी में, और डी आपका 1791 ईस्वी से संवत 1889 ईस्वी। तो इसका ये ऑप्शन सही है, और एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो आप। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है कि प्रारंभिक काल 700 से 1440 ईस्वी तक था, माध्यमिक काल 1545 से 1680 विक्रम संवत तक था, ये विक्रमी संवत है। अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रम संवत तक था। परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक विक्रम संवत था, और वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक है। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और थोड़ा सा आप ये 28वां वाला प्रश्न है स्क्रीन पर, जैसा देख पा रहे होंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो ए है 1850 से 1850 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी, 1800 से 1850 ईस्वी। देखो ऑप्शन को यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि उसने ईस्वी ईस्वी में दे रखे हैं, या ऐसा तो नहीं है कहीं पे सम्मत दे रखे हैं, ऐसे भ्रमित और कर देते हैं। कहीं प्रश्न आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो रामचंद्र शुक्ल ने जो सारा इतिहास अपना दिया है वो संमत में दिया है, लेकिन इसने यहाँ पे ईस्वी दे रखा है, क्योंकि देखो ये ईस्वी दे रखा है, उन्होंने संमत दे रखा था। तो आप संमत और ईस्वी का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखना आप, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। उन्होंने क्योंकि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा है, लेकिन ईस्वी में पूछा है, तो संमत में से 57 वर्ष घटा देते हैं, ईस्वी निकल के आ जाएगी। जैसे अब रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी और संमत 1925 से 1950 माना तक। द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918, और तृतीय यह भी एक्सप्लेनेशन है आपका, तो देख सकते हो 1950 से, और ये वाला 1950 से तक तय किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परमार्जित, देखो ये परमार्जित करके उसे ही बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ, और देखो ये लिख रहा है,
मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। अब क्वेश्चन 29वां देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि क्या मानी थी। अब देखो उसी प्रश्न को घुमा दिया है, लेकिन अब विक्रमी संवत में पूछा है। अब ध्यान रखना, तो 1900 से 1950 नहीं, 1925 से, ये बी वाला 1925 से 1950 यही आपका राइट है, क्योंकि अभी आया था उसको ईस्वी में पूछा था, अब की बार संवत में पूछ लिया है जो आपसे मैं चर्चा कर रहा था। सी वाला ऑप्शन 1925 से 1975 ईस्वी तक और डी वाला 1900 से 1925 तक। तो 1925 से 50 ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 30 वाला देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है। तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, ये है आपका 1893 से 1918, 1900, तो कई क्वेश्चन बने इससे, 1900 से 1920, और सी है 1885 से 1918, और डी आपका 1903 से 1920। तो इसका ए ऑप्शन ये राइट है आपका, ये वाला। अब इधर देख लो, देखो नागरिक प्रचारणी सभा से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपी टेट में भी आ जाते हैं। ऐसा मत समझना ऐसे 2-4 क्वेश्चन तो यूपी टेट में भी मिल जाएंगे, 2-4 क्या 5-7 भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये तो यूपी टेट में आया था जब सर्वप्रथम हुआ था। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1893 में हुई थी। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन 1893 आप याद रखिए, क्योंकि आपको सही आंसर ही याद रखना है। थोड़े से अब इसको देख लो किसने की थी, क्या है, एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो ये काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, निर्माण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास थे। तो ये आप याद कर लेंगे। अगर याद करने में समस्या आ रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो आप कोई टेंशन न लें, रोक के वीडियो को देख से लें। थोड़ी सी अगर मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ तो, हालांकि कर नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगे तो आप ऐसे स्क्रीन पर डिस्प्ले पर क्वेश्चन रहते हैं। देखो फिर वही क्वेश्चन है, काशी नागरिक प्रचारणी की सभा की स्थापना कब हुई, तो 1893 आपको राइट करना है। इस पर अब हम समय नष्ट नहीं करेंगे, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन कितने एग्जामों में आया ये आप देख लीजिए, तीसरी चौथी बार आ रहा है क्वेश्चन। अभी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, देखो वही है, पीजीटी 2000 में आया, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो अब मैंने कहा था लगभग 70% पेपर वही आता है। तो 1893। 34वां, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्थान से किया गया, तो नागरिक प्रचारणी सभा। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन संस्थान पूछ रहे हैं, अब की बार डेट नहीं पूछे, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखो इंडियन प्रेस और बहुत सारी दे रखी है, लेकिन आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट। तो ये है। 35वां देखेंगे, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। अब देखो कौन नहीं थे, ये क्वेश्चन उसी से है, लेकिन थोड़ा सा टफ बना दिया, इसकी प्रकृति बदल दी है। तो ये 35वां प्रश्न है। तो बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और रामचंद्र वर्मा और ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो देखो इसका जो ऑप्शन है वो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई, अब 16 जुलाई भी पूछ ले तो आप बता देंगे, और 1893 में वाराणसी में हुई थी, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी विभूतियों का योगदान रहा था। तो ये ईश्वर के नाम याद कर लेना, बाबू श्याम, श्याम सुंदर श्री कृष्ण, अरे राम, पंडित राम नारायण, राम और नारायण भगवान, दो भगवान के नाम आ रहे, श्याम और सुंदर और ये, और ठाकुर शिव कुमार, अरे तीनों हमारे पूज्य ईश्वर हैं।
तो आप इसको कर सकते हैं, ये ईश्वर हैं। तो इस प्रकार आपको ये याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। याद करें तो, अरे हिंदू धर्म में तो इन्हीं की मान्यता है, तो आप मान सकते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसे याद करेंगे। अब याद ना रहे तो श्याम सुंदर, राम नारायण और ठाकुर शिव कुमार, नागरी प्रचारणी सभा में इनका योगदान रहा है, क्या दिक्कत है। और रामचंद्र वर्मा, अभी इसमें एक ऑप्शन दे रखा था तो उनके बारे में डिटेल से देख लीजिए, कौन थे रामचंद्र वर्मा। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण किया। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। तो महात्मा गांधी नामक पुस्तक इन्होंने कब लिखी और ये आप डेट याद कर लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 36वां देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बी वाला ऑप्शन है इसका सही है, 1800 ईस्वी में। अब सम्मत मत कर देना इसको, ऑप्शन दे रखे हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। तो बी सही है, 1800 ईस्वी में हुई थी। कैसे हुई थी, क्या हुआ था, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यह संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेस्ली ने की थी। किसने की थी। कलर्ड हो रहे हैं पहले से ही, मुझे ब्रुश चलाने की अब आवश्यकता नहीं है इस पर। गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। ये आपका रहा इसकी व्याख्या। 37वां देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। अब देखो 1800, अब मत कहना जीआईसी प्रवक्ता में, इतनी बड़ी जीआईसी प्रवक्ता की सर्विस जानते ही होंगे आप, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। हाँ, और इससे यूपी टीजीटी पीजीटी राजकीय पद का दर्जा होता है ये। और देखो 38वां देखिए, फिर पीजीटी में आया है। यूपी पीजीटी टीजीटी में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1800 में, यही याद रखेंगे। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। जॉन गिलक्राइस्ट, संस्थापक भी पूछ लिए गए। तो देखो प्रश्न उन्हीं से आता है। उन्हीं चीज़ों को अगर आप सही ढंग से याद कर लेंगे ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। वैसे ये है, देखो अब 40वां देखिए, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। तो उनकी भाषा में पूर्वीपन है। देखो ये जो प्रश्न बने हैं किन किन हिंदी के साहित्य के इतिहास से बने हैं, उन बुकों को भी मैं इसमें पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लेना। बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। और हिंदी रामचंद्र जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो भी मेरे पास रखा है, उसको भी मैं पढ़ूंगा। तो जब आपको पता चलेगा। और ये सदल मिश्र का जो क्वेश्चन है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी का हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बुक है, उससे लिया गया है। हाँ, तो ये मैं बता दूंगा किस जगह से उठाया गया प्रश्न है। तो आपको बहुत ही अच्छी डीप में तैयारी कराऊंगा। अगर चैनल से जुड़े रहे तो शायद आपका कल्याण हो जाएगा। पूर्वीपन, कैसे प्रश्न बनते हैं और एग्जामिनर कैसे प्रश्न उठाता है। तो देखिए यहां से, सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाक द्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में
विशेष महत्व है। इसके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा और पूर्वीपन, देखो ब्रजभाषा और पूर्वीपन बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। याद रखना विद्यार्थियों। और अलंकार की मैं वीडियो इस पे अभी यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में, बहुत ही कलरफुल, इनको समझना। वही दोहाओं के माध्यम से अलंकारों को समझाने की प्रयत्न किया गया है, पूरा प्रयत्न किया गया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इंग्लिश के कुछ ट्रांसलेशन भी मैं डाल चुका हूँ, उनको देख लेना। लेकिन आप हिंदी के विद्यार्थी हो तो हिंदी के अलंकार देख लेना, महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है। इसके अब फैक्ट्स देख लीजिए। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा था वह खड़ी बोली ही है, गद्य है, देख लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद, अब देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ जो माना है वो क्या माना है? खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कब से माना है? कब से माना है उन्होंने प्रारंभ? तो चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की दो गद्य कृतियां नासकेतोपाख्यान या चंद्रावती, इसका नाम याद कर लो। देखो मैंने पहले ही कलर कर दिए, तुम इसको ध्यान से देखते चलो। 1803। और देखिए दूसरा है रामचरित 1806। और देखिए इसके ऑप्शन दे रखे हैं, वो सॉरी व्याख्या पॉइंट से। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने देखो व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। और हिंदी के जो साहित्य है रामचंद्र शुक्ल जी से तो सीधी सीधी लाइन उठ के और पूछने के लिए आ जाती हैं एग्जाम में। श्याम सुंदर दास जी के बारे में देख लूं, तो ये श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशाअल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया है। तो आप देख रहे होंगे सदल मिश्र का इस स्थान स्वीकार किया है। लल्लूलाल जी की रचना प्रेम सागर में ब्रजभाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताउपन एवं फारसी का प्रभाव है। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, देखो ये राइटर्स दे रखे हैं और उनकी रचना दे रखी है, जिसे उदयवान चरित्र भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। समझ रहे हो ना? हाँ समझ लीजिए। उदयवान चरित्र इंशाअल्लाह खां की रचना है। रानी केतकी की कहानी को उदयवान चरित्र कहते हैं। यही समझने के फैक्ट्स हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लूलाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। लल्लूलाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो लल्लूलाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ आप देख लेंगे। लल्लूलाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? शाकुंतलम नाटक है, प्रेम सागर है, और सिंहासन बत्तीसी है, और बेताल पचीसी है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम सागर लल्लूलाल जी द्वारा रचित है। और प्रेम सागर की रचना किसकी रचना? अरे लल्लूलाल जी की, अभी तो आया है। लल्लूलाल जी की रचना है प्रेम सागर। आप ध्यान से देखते चलेंगे। थोड़ी जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी बहुत क्वेश्चन रह गए हैं। देखो तीन तीन बार आया ये प्रश्न। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन से? अरे इंशाअल्लाह खां, अभी आया था इसका आंसर है ये रहा, इंशाअल्लाह खां थे। 44 में देखिए, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार, अब बार बार नहीं रुकूंगा, इंशाअल्लाह खां कई बार परीक्षाओं में आया। रानी केतकी की कहानी को याद कर लो। और ये पुलिस में भी आ जाएगा प्रश्न पूछने के लिए, जो वैकेंसी आ रही है, इस बात का ध्यान रखना। ये प्रश्न है निम्नलिखित में से 45 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? सदल मिश्र थे। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था और अच्छा भी है। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे?
तो सदल मिश्र थे या इंसाल्लाह खां थे, कौन थे? तो ये आप ऑप्शन देख लेंगे तो सदल मिश्र थे, राइट आंसर हो जाएगा आपका। 46वां देखिए, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध कौन थे? तो लल्लू लाल थे, ऑप्शन दे रखे हैं। ये लल्लू लाल थे, इंसाल्लाह खां थे, या सदा सुखलाल थे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो ये ऑप्शन सही है इसका, लल्लू लाल थे। ये यहाँ भी देख लिया करो थोड़ा सा, अपने ऐसा पता चले कि फर्द तीर तीर से ही हो जाते हैं। तो 47वां देखिए, नासकेतु उपाख्यान के लेखक कौन थे? तो सदल मिश्र थे इसके, 47वें के सदल मिश्र थे, इंसाल्लाह खां थे, लल्लू लाल थे, या इनमें से कोई नहीं? अरे कोई क्यों नहीं है, सदल मिश्र थे। तो आप ध्यान देख लेना, ये एग्जामिनर बहुत ही भ्रमित करते हैं। तो नास के देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये रहा, नासकेतु उपाख्यान के लेखक कौन थे? अब तो याद हो गया होगा। अरे सदल मिश्र थे नासकेतु उपाख्यान के लेखक, रानी केतकी के इंसाल्लाह खां थे। अब तो याद हो जाना चाहिए, कई बार रिपीट हो गया है। पढ़ाई को फेरने से ही होता जाता है काम, इस बात का ध्यान रखना। भले ही आप याद मत करो, बिल्कुल भी मत चाहो याद करो, और लेकिन उसे पढ़ते पढ़ते 1 आध महीने पढ़ोगे, बस कहानी खत्म हो गया यार। बिल्कुल सिर पे वजन मत रखो कि मुझे पढ़ना है, मुझे बस रीड करना है, ऐसा ऐसा याद रखो। कुछ विद्यार्थी परेशान रहते हैं, सर याद नहीं होता है सर, लेकिन तो उनको बस रीड करते रहो, करत करता अभ्यास से। अरे वो भी तो एग्जाम्पल सुन लिया करो, उसकी तरफ वो बनाया है लोगों ने, उसको उदाहरण देते हैं, तो आप भी उसको पालन करो उसका। इसमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? अरे वीडियो 2-4 बार देखो, नहीं आता तो रीड तो करते चलेंगे ना। सदल मिश्र की रचना कौन सी है देखो, तो वो ये कौन सी है? नासकेतु उपाख्यान है। अब इसमें मैं समय नष्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट प्रश्न आने कई बार आ गया। इंसा खां, देखो इंसाउल्लाह खां, देखो रानी केत की कहानी, तो ये ऑप्शन देखो फिर आ गया है क्वेश्चन। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केत की कहानी को का दूसरा नाम उदयभान चरित है। उसको व्याख्या में भी हमने पढ़ा था ये अभी। चंद्रभान चरित मत कर देना, मलखान चरित मत कर देना, सूर्यभान चरित मत कर देना। ये उदयभान चरित है, रानी केत की कहानी, जो तो नवोदय विद्यालय में आया है। उदयभान चरित के लेखक हैं कौन है? अरे इंसाल्लाह खां है। अभी आया था रानी केतकी का कहानी, रानी केतकी की कहानी का नाम इंसाल्लाह, इसके राइटर ने उसी को उदयभान चरित कहते हैं। रानी केतकी की कहानी को ही उदयभान चरित कहते हैं, जो इंसाल्लाह खां द्वारा रचित है। अब समझ में आया होगा। सुख सागर की रचना किसने की थी? तो सदा सुखलाल ने। तो सदा सुखलाल ने, देखो ये सुख सागर की रचना किसने की थी? सदल मिश्र ऑप्शन दे रखे हैं, लल्लू लाल ने, इंसाल्लाह खान ने नहीं, लेकिन सदा सुखलाल आपका सही है। और सुख सागर का विषय क्या है? देखो थोड़ा सा इसको जरूर देखो, विषय क्या है? तो शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग हैं, गीत के प्रेरक प्रसंग हैं, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रश्न, ये आपका सही है। एक्सप्लेनेशन भी देख लो, नीचे दे रखी है। देखो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास को भी इन्होंने इसमें लिया है, थोड़ा सा सब कौन से लिया है। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदासुख राय निसार निया जज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया था। इनकी अन्य दो गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। सुरासुर निर्णय और निबंधात्मक रचना है सज्जन दुर्जन का विवेचन, और वार्तिक बाबा दयालुदास के ध्रुव पदों का भाष्य। तो अब आप 10 पेज, तो अब शायद 1 पेज और बचा है, फिर नहीं, हाँ 1 पेज और पढ़ लो विद्यार्थियों, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे कितने भी प्रश्न बने हैं वो आपको अब सब पता चल गए होंगे। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं
तो ये 54वां क्वेश्चन है। राम प्रसाद बिस्मिल, रमाशंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी और इनमें से कोई नहीं। नहीं, राम प्रसाद निरंजनी है। तो देखो, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया था। डेट को आप ध्यान से जरूर याद करें। डेट तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। तो इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, ये भी देख लीजिए। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना। इस बात का ध्यान रखना, प्रश्न बनता है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, योग वशिष्ठ के लेखक कौन थे। तो अब राम प्रसाद निरंजनी थे, आपको याद हो जाना चाहिए, दूसरी बार क्वेश्चन आया, ये आंसर है इसका। देखो, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी थी। तो खड़ी बोली की पहली रचना प्रेम सागर थी, नासकेतोपाख्यान थी, या डोला मारूरा दुआ थी, या आस्य थी। तो बी ऑप्शन सही है, नासकेतोपाख्यान थी। अब थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लो। देखो, इसकी ये थोड़ा सा छोटा कर देता। हाँ, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम ग्रंथ गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं। देखो, यहाँ चल रहे हैं, दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासकेतोपाख्यान की रचना की। 1805 में लल्लू लाल प्रणीत प्रेम सागर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। लेकिन अब इसमें देख लो क्या है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न, देखो ये वाला, इस प्रश्न को देखो, ये दे रखा। इस प्रश्न का उत्तर ए माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में बी को सही माना है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है। तो ये तो जटमल के द्वारा रचित है। तो दलपत विजय ऑप्शन दे रखा है, जटमल दे रखा है, जहलर दे रखा है, नरपत नाहल दे रखा है। तो ये नवोदय टी में आया है। अब आप देखेंगे, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देख लो। सदल मिश्र ने, भोलानाथ तिवारी ने, लल्लू लाल ने और हरदेव बहारी ने। डाइट प्रवक्ता, बहुत ही अच्छी नौकरी है भैया, देख लो। ए ऑप्शन सही है, सदल मिश्र डाइट प्रवक्ता में आया, यूपी डाइट प्रवक्ता में आया है। देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ था। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। ये आप देख लेंगे। अब 69 वाला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो बलदेव, ऑप्शन ए बी लल्लू लाल, सी जॉन गिलक्राइस्ट
सुनीति कुमार चटर्जी। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है आपका। जॉन गिलक्रास्ट। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जॉन गिलक्रास्ट, ध्यान रखना। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसी विदेशी के द्वारा हुआ है, इस बात का ध्यान रखना, नहीं याद नहीं रहेगा। खड़ी बोली का पहला प्रयोग जीआईसी प्रवक्ता में और आया है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन से हैं? तो इसके लक्ष्मण सिंह और राधिका रमण प्रसाद सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राधिका राधिका रमण प्रसाद। राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद, ये ऑप्शन सही है आपका। सी वाला ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं, सी वाला सही है। फारसी पढ़ते पढ़ते लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया था। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता ने राजा लक्ष्मण सिंह राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। इसकी आख्या। 61वां क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन दे रखे, बी लल्लूलाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी आपका राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो बी ऑप्शन इसका सही है। दिए गए विकल्पों में हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल हैं, दिए गए विकल्पों में। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। पूरा चैप्टर आपका लगभग 2022 तक जितने भी पेपर आए हैं वो आपके सारे कवर करा दिए गए हैं। आज के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको भी, और वीडियो वॉच कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विद्यार्थियों। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत की है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी को हार्दिक शुभकामना। अपनी आने वाली परीक्षाएं जो भी आएंगी, देंगी परीक्षाएं आप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बस ये आपके लिए।